चलिए अब ये चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। जिस तरीके से गॉस लॉ पढ़ा जाता था कि आप एक स्फीयर बना लेते थे, उसको गॉसियन सरफेस बोलते थे, उसी तरीके से इसमें स्फीयर नहीं बनाना है, इसमें क्लोज लूप बनाना है, ना कि आपको सरफेस बनाना, ठीक है। क्या होता है क्लोज सरफेस होता है बेटा, वो कोई भी चार्ज है उसको इनक्लोज कर दिया, चारों तरफ से वो ढक जाता है। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको क्लोज लूप बनाना होता है, वो मतलब एकदम क्लोज नहीं रहेगा, 3D नहीं रहेगा, ठीक है। वो बाउंड्री रहेगा, बाउंड्री 1D। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है। एम्पियर सर्किटल लॉ गिव्स अनदर मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेट। मतलब एक अल्टरनेट मेथड आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सिस्टम, जो भी आपका करंट सिस्टम है, जो भी कंडक्टिंग सिस्टम है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके लिए इसने ये बताया भाई कि अगर कोई भी आप क्लोज लूप बना लोगे, उसके अंदर जितनी भी करंट होंगी, जितने भी वायर होंगे, उसमें जो भी करंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा बेटा फ्लक्स के, सॉरी, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड छोटा सा स्मॉल एक आप डिस्टेंस लोगे ना भाई, छोटा सा जब लूप लोगे तो छोटा सा पॉइंट लोगे, उसकी वजह से जो आपका करंट फ्लो होगा, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द बी एंड डी एल इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आई, नेट आई या टोटल आई इनसाइड द लूप, ये लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो म्यू नॉट आ जाएगा। म्यू नॉट आप जानते हो क्या होता है। म्यू नॉट क्या होता है भाई, म्यू नॉट होता है आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। अब आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एप्लीकेशन हम करते हैं इसमें, देखिए आपके बहुत सारे सिस्टम होंगे वायर के। तो वायर एक होता है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एक वायर स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक होता है सोलोनाइड, मतलब ऐसे कॉइलिंग कर देंगे तो सोलोनाइड बन जाएगा। एक टोराइड बनता है, टोराइड अपने आपके सिलेबस में नहीं है। और एक होता है करंट करेंट कंडक्टर। अगर इनसाइड किसी भी करंट करेंट कंडक्टर के आउटसाइड आप निकालेंगे तो वो तो वायर एज ए वायर आपका कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपका एक कंडक्टर मोटा कंडक्टर है और उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तब वहां पर क्या होगा, उसके लिए भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर किया गया है एक वायर के लिए, देखो वायर के चारों तरफ 8 डिस्टेंस पे हमने कॉइल बना दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या कर दिया, फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या लगेगा, देखो आपका क्या हो जाएगा भाई, बी डी एल का लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होता है म्यू नॉट आई के बराबर होगा, आई नेट इनसाइड। अब आई कितना है, मान लीजिए आई ही है, तो आई नेट इनसाइड ही हो जाएगा बी। अब देखो बी निकालना है तो बी बाहर कर देंगे, डी एल हम करेंगे तो ये जो सर्कल है ना, सर्कल का टोटल लेंथ क्या होगा, सरकमफ्रेंस, मतलब 2 पाई आर के बराबर हो। म्यू नॉट है ही, आई नेट है, आई नेट आपका आई है, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये आ गया। तो आपको किसी भी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता था, ये आता था ऐसे, देखो हमने बताया था, हालांकि आता था ऐसे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई अगर जब करेंगे तो यही आएगा ऊपर वाला। जैसे यहाँ पर आता था 4 पाई और यहाँ 2 आई अपॉन ए आता था, तो 2 काटोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन ए, और यहाँ 2 पाई हो जाएगा, है कि नहीं। 2 और ये 4 काट देंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। चलो अब दूसरे की वजह से कोई भी आपका कंडक्टर है, मैंने बताया ना कंडक्टर अगर है वो मोटा कंडक्टर है, उसके अंदर बाहर कैसे भी क्या निकालेंगे, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई बाहर आपका एक पॉइंट बाहर है, मान लीजिए आपका पॉइंट ये है P1 है, ठीक है, और एक कंडक्टर के ऊपर है P2 है, और एक कंडक्टर के अंदर है P3 है, ठीक है। इस तरीके से दो अलग अलग पॉइंट है। P1 आउटसाइड है, P1 आउटसाइड है, तो हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ये होता है, ये हम जानते हैं। उसके बाद हमारा आउटर जो साइड है वो आपका, उसका जो रेडियस बनेगा R1 से बनेगा ना, तो पूरा टोटल जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होगा, 2 पाई R1 हो जाएगा। 2 पाई R1 म्यू नॉट आई, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एज ए वायर।
जैसे हमने वायर का एक सिंगल लगाया था ना, उसी की तरह आएगा, सिर्फ यहाँ R1 आपका अलग है। अब दूसरा आ जाओ, देखो यहाँ पर B इनसाइड, इनसाइड मतलब P3 पे, क्या P3 पे, P3 पे आपका ये जो P3 पॉइंट है, पॉइंट P3 पे आपको निकालना है। पॉइंट P3 पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो इनसाइड हो गया। P3 क्या है, ये कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट है। तो कंडक्टर के इनसाइड जो होता है ना, उस वहाँ पर आपको करंट भी निकालना पड़ेगा। वहाँ करंट I नहीं होगा, वहाँ क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर करंट इतने में, पूरे में करंट I फ्लो हो रहा है ना, इतने में करंट मान लो I2 फ्लो हो रहा है, तो आपका ये आ जाएगा बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। आप ये लगाओगे तो ये आ जाएगा। देखो इसमें जो सरकमफ्रेंस है ना, वो R2 वाला लिया जाएगा, ये वाला छोटा वाला, ये R2 वाला लिया जाएगा। इसलिए देखो यहाँ सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr2, ठीक है, म्यू नॉट I2। अब इसमें इसके अंदर ये जो आपका पूरा गोला है, इसमें समझ लो करंट कितना आ रहा है, I2, I1 नहीं आ रहा, I1 तो टोटल में आ रहा है इतने में, ये पूरा वो आपका है ना। तो इसमें देखो एक आपका ये जानते हो कि करंट डेंसिटी आपका कांस्टेंट होता है। करंट डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। J इक्वल टू क्या होता है, I/A। तो कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि दो केस का जो डेंसिटी होगा सेम होगा, J1 इक्वल टू J2, J1 इक्वल टू J2। तो हम फार्मूला रखेंगे तो हमारा I2 I1 के फॉर्म में आ जाएगा, I1 के फॉर्म में आ जाएगा। हमारा इनसाइड ये है, इनसाइड हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही आ जाएगा, ठीक है। अब टोराइड का नहीं निकालते, लेकिन आप फार्मूला देख लेना, बहुत ज़्यादा इजी है, एकदम सेम ऐसे ही है। टोराइड के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, बस इसमें N आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉयल, जो आपका ये सोलोनाइड है ना, ये बहुत सारे नंबर ऑफ कॉयल रखते हैं, इसलिए टोराइड है, उसमें N जोड़ देते हैं बस। अब आ जाओ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखो अभी तक आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड वेरियस कंडक्टिंग सिस्टम के लिए आपने निकाल लिया। अब आ जाओ किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज जा रहा है या कंडक्टर जा रहा है या कोई सर्किट जा रही है, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, ये हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, आप जानते हो, जब चार्ज क्या होगा, मूव, जब आपका चार्ज मूव होगा तभी आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अगर V 0 है तो आपका देखो यहाँ पर V अगर 0 है तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक फार्मूला है आपका मैग्नेटिक फोर्स का, Q इंटू V क्रॉस B। अब V क्रॉस क्या है, V क्योंकि आपका वेलोसिटी है, ये आपका वेक्टर है, B भी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिया है। तो इस तरीके से I J के मतलब ये डिटर्मिनेंट के उससे हेल्प से हम इसको V क्रॉस B निकाल लेंगे। उसके बाद Q से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा फाइनल फोर्स आ जाएगा, वो भी वेक्टर आएगा। ये जो आपका वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो वेक्टर ही आएगा ना, तो क्योंकि फोर्स वेक्टर होता ही है, मैग्नेटिक फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो वो वेक्टर होता है, ठीक है। अब आ जाओ कुछ चीज़ें, इसमें मैंने ये बताया है छोटा छोटा कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होता है भाई, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसमें लिखा है मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर आपका फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स कभी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर V क्रॉस B है ना, V क्रॉस B, तो हमेशा फोर्स क्या होगा, V और B के परपेंडिकुलर। V मान लीजिए यहाँ पर है और B यहाँ पर है, एक प्लेन में V और B है, तो V क्रॉस B मतलब V को B की तरफ ले जाओगे तो फोर्स क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ लगेगा। देखो स्क्रू लॉ लगाओगे तो ये फोर्स आपका FM आ जाएगा मैग्नेटिक, ठीक है। ये आपका दोनों से 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, दोनों के ऊपर। ये आपका प्लेन में है तो ये उठता हुआ ऐसे बाहर की तरफ आएगा, बाहर को हम डॉट से निकालेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस मैंने बता दिया, मैग्नेटिक फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, अगर वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0, अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा वर्क डन व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फोर्स इन परपेंडिकुलर द वेलोसिटी। अगर आपका कोई भी मैग्नेटिक फोर्स है, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है तो एक क्या बनेगा, कॉइलिंग बनेगा, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हालांकि तो वो तो मतलब कहने की बात है, तो जब आप पूरा एक चक्कर लगाओगे या 2 चक्कर लगाओगे, अगर आपका फोर्स, देखो आपने 11 में पढ़ा होगा कि अगर ये वेलोसिटी है और इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है
तो इस पर एक सर्कुलर पाथ बनाता है ये, और ये फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो वही इसको मतलब सर्कुलर पाथ देता है। तो जो कोई चीज़ सर्कुलर पाथ करेगी तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, एक पूरे चक्कर में 0 हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स नेवर एक्ट ऑन द पार्टिकल एट रेस्ट, वही मैंने बताया था, अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं करेगा। अब लॉरेंस फोर्स आ जाओ। लॉरेंस फोर्स एक ऐसा हाइपोथेसिस है जहां पर यह कंसिडरेशन किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हैं, तब फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसा केस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉरेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 2 फोर्स लगता है, एक है एफ ई क्यू ई और क्यू ई भी। अब दोनों के डायरेक्शन देखो, दोनों आपका एफ ई और एफ एम दोनों क्या हैं, वेक्टर है ना। अब इनके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा इसका सम, इसका जो सम आएगा टोटल ना, इनके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। डायरेक्शन किधर होगा वो आपको पता चलेगा, बहुत सारे लॉ होते हैं जिससे डायरेक्शन इसके निकाली जाती है। आप ये तो जानते ही हैं कि आपका जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स होता है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, उसी के फील्ड के डायरेक्शन में होता है, आप ये जानते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है कोई, इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, इसी के डायरेक्शन। अगर निगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ये केस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या लगाते हैं, फोर्स निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, या हम लगाते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल आपको ज़्यादा बेटर पड़ता है, ज़्यादा इजी पड़ता है। तो राइट हैंड पाम रूल आपने क्लास 10th में, मैं आपको याद दिलवाऊँ कि अगर आप एक ऐसे क्वेश्चन होता था, ये फील्ड होती थी और यहाँ पर एक वायर दिया रहता था, यहाँ करंट जाती थी, तो आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से फैलाते थे, ये चारों उंगलियाँ क्या होती थी, फील्ड के डायरेक्शन में हो जाती थी, और ये आपका अंगूठा क्या होता था, करंट के डायरेक्शन में। तो आपकी हथेली किधर जा रही है, अंदर की तरफ। किधर जा रही है, अंदर की तरफ। तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, इनसाइड। क्यों, देखो अपना राइट हैंड की उंगली, हथेली इस तरीके से फैलाओ कि चारों उंगलियां फील्ड के डायरेक्शन में हो, और ये करंट क्या है, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो हथेली अंदर की तरफ जा रही है ना। तो यही होता है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो, तो वो भी बताया गया है, 10th में आपको बताया गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो तुम्हारा वो है ना, अब देखो इसमें बहुत सारे आपको ट्रैक मिलेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों होगा, तो आपको 2 तरीके से ट्रैक मिलेंगे। उसको हम स्टडी आगे करेंगे, थोड़ा सा भी हम जान लेते हैं वो जो एप्लीकेशन ऑफ वो क्या बोलते थे, हालांकि इसको मैंने बाद में लिखा है, इसमें लिखा भी है कि नहीं लिखा है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता था ना, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा यहीं तक है क्या, देख लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा अच्छा यहीं तक था, सोलोनाइट पे नहीं लगाया। सोलोनाइट पे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, तो सोलोनाइट पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकते हैं। तो वहाँ के लिए मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, देख लेते हैं। नहीं, वहाँ के लिए फोर्स नहीं करवाया था, चलो फोर्स बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सोलोनाइट के लिए फोर्स कहाँ होगा वो बता देंगे। लेकिन ज़्यादातर आपका करंट कैरिंग वायर के लिए ये निकाला जाता है, करंट कैरिंग वायर के लिए ही एम्पियर सर्किट और लगाया जाता है, बड़ा इजी हो जाता है, और कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, आपका आगे बढ़ते हैं। देखो जब मैग्नेटिक फील्ड और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होगी तो दोनों की वजह से फोर्स लगेगा। पहला केस ये हो गया। ठीक है, ये देखो दोनों केस मैंने बता दिया। दूसरा केस है, अच्छा देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से, इसमें फोर्स होने की वजह से एक्सेलरेशन होता है, आप जानते हो। एक्सेलरेशन होने की वजह से क्या होगा, ये जो इसका पाथ है ना, ये बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो सीधा सीधा है ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इसका पाथ क्या होगा, पहले इतना थोड़ा सा जाएगा, फिर और आगे हो जाएगा, फिर और आगे जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा तब। क्योंकि चार्ज को एस्केलेट करेगा और इस अनइवन मतलब छल्ला बनाएगा, कॉइल बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, इसलिए मैंने ये पेज छोड़े।
तो चलिए कोई बात नहीं, नीचे देखते हैं हमने कुछ किया है। मैग्नेटिक फोर्स तो ये सब मैंने तो बता ही दिया था। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फोर्स आपका ऑन वेरियस कंडक्टर, देखो कंडक्टर कई टाइप के होते हैं, मैंने बताया था। एक होता है रेस्ट चार्ज, रेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक होगा मूविंग चार्ज, एक होगा करंट करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड। आपका एक चार्ज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। दूसरा होगा फोर्स बिटवीन टू कैरिंग वायर, मतलब दो कैरिंग वायर हैं उसके बीच में फोर्स क्या लगेगा। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में उसमें फोर्स क्या लगेगा, वो उसको हम 1 बाई 1 कर लेते हैं। देखो हमने भी बताया पहला केस, ऑन रेस्ट चार्ज आपका फोर्स 0 होगा, फोर्स आपका क्या होगा 0 होगा रेस्ट चार्ज में। मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज इज क्या होगा, Fm इज 0। ठीक है, बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि अगर आपका V आपका 0 है तो Fm 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका फार्मूला ये होता है, और V यहाँ पर 0 है तो इसलिए Fm 0। दूसरा, ड्यू टू मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के लिए आपका जो फोर्स का फार्मूला बनेगा ये बनेगा QEB sin थीटा। अब sin थीटा क्या है, V और B के बीच में, V और B के बीच में जो आपका वो होता है एंगल, वो होता है QEB sin थीटा। ठीक है, अब देखो फोर्स ऑन, वो बहुत इजी है, उसको हमने बता दिया। फोर्स ऑन करंट करेंगे कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर आपने किसी फील्ड में, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर आपने कंडक्टर कोई रख दिया तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, तो इसकी वजह से देखो एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट हम DL ले लेंगे। ठीक है, अब DL पे जितना वर्क फोर्स लगेगा वो क्या होगा, छोटा सा फोर्स होगा। भाई DL छोटा सा पार्ट है तो इस पे फोर्स लगने वाला क्या होगा, DF होगा। तो मान लीजिए DL में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बहुत सारे होंगे ना, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल। इसमें क्या होगा, छोटा सा DL है तो एक वॉल्यूम बनाएगा ना भाई। DL लेंथ हो गया, एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा AdL। और इसमें टोटल करंट कितना हो गया, मान लो N है, तो N इक्वल टू क्या होता है, देखो N और एक N होता है, N इक्वल टू होता है बेटा N अपॉन V। ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है N। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N इक्वल टू होता है NV। तो आपका यहाँ पर ये लिख दिया कैपिटल N की जगह हम यहाँ रख देंगे। भाई आपका टोटल फोर्स क्या होगा, NEVD होगा ना। देखो फोर्स फॉर दीज इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से तो ये होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N की वजह से ये फोर्स होगा। अब N इक्वल टू आपका NaDL होता है, वो सब रखेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा IBL। दिस इज द फार्मूला, लास्ट फार्मूला IBL sin थीटा। अब IBL क्या है, I तो आपका कौन वो है वेक्टर, एक तरीके से ट्रेजर होता है, और BL आपका दोनों वो होते हैं वेक्टर होते हैं। ठीक है, और L क्या होता है, वेक्टर लेंथ होती है, L sin थीटा के बराबर होती है, इसको मैंने पहले भी बताया। उसके बाद देखो इसमें नोट, डायरेक्शन ऑफ F कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड पाम रूल। वही मैंने बताया, पाम रूल की वजह से फोर्स की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट किया जा सकता है। डायरेक्शन ऑफ B इज डिराइव फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से B को डिराइव किया, उसकी डायरेक्शन डिराइव की जा सकती है। अब फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ये चौथा केस है। अगर दो वायर हैं उसमें करंट फ्लो हो रही है, कुछ I1 मान लो, I2 ये आपने मान लिया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, वो फोर्स किसके बराबर होगा। तो देखो पहले करंट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा, क्रॉस है कि नहीं, अंदर की तरफ। तो इसकी वजह से इस पे फील्ड, दूसरे पे फोर्स क्या लगेगा, तो दूसरे पे फोर्स क्या लगेगा, IBL sin थीटा होता है। तो दूसरे पे करंट क्या हो जा रही है, I2 जा रहा है, और B तो फर्स्ट का है तो B1 यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और छोटे से मतलब लेंथ के लिए DL के लिए, ठीक है, डेल्टा L या DL जो भी ले लो। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप F अपॉन DL कर देंगे तो I2B हो जाएगा, और B आपका एक वायर की वजह से B आपका ये होता है I1 2 पाई R, अभी हमने पीछे निकाला था। तो ये जब टोटल आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, दूसरे पे भी फोर्स, ये तो आपका जहाँ मान लो F1 2 है, F2 पे 1 की वजह से फोर्स, और F1 पे 2 की वजह से फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी, I1 I2 बाई 2 पाई R। ठीक है, सेम रहेगा। चलिए अब आ जाओ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी क्लोज लूप है, क्लोज लूप लिख लो यहाँ पर, क्लोज लूप के लिए क्या हो जाएगा आपका टोटल, देखो टोटल यहाँ फोर्स बैलेंस होगा, यहाँ पर फोर्स अंदर लगेगा, यहाँ इसके लिए इस तरीके से नेट डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
चलिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आप कभी भी एक और इसमें आता है टॉपिक है कि कोई भी मैग्नेटिक चार्ज कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उस पे उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, उसका पाथ क्या होगा। ट्रैजेक्टरी मतलब आर, रेडियस, ठीक है, याद रखना। ट्रैजेक्टरी मतलब आपका देखो, जैसे ये गोल गोल घूमेगा तो ये ट्रैजेक्टरी बन गई, या ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये भी एक ट्रैजेक्टरी है, या ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये भी एक ट्रैजेक्टरी है। तो वही मतलब उसका पाथ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कई केस आएंगे, जैसे आप ये जानते हैं FM इक्वल टू क्यू क्रॉस बी होता है, QVP साइन थीटा, ये कह सकते हो। अगर आपका थीटा 0 है, मतलब V और B के बीच में V क्या है, V और B एक ही डायरेक्शन में, मान लो B के डायरेक्शन में V आप इंटर कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा उसमें। मान लो ये B इस तरीके से है मैग्नेटिक फील्ड, और इसी में मतलब एक Q चार्ज आपने लिया और इसको इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ऐसे, तो V और B के बीच में अगर थीटा 0 होगा तो आपका फोर्स भी 0 हो जाएगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और ये विदाउट एनी एस्केलेशन वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसा चलता चला जाएगा, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा केस है, अगर आपका परपेंडिकुलर हो गया, V और B परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आपका B के परपेंडिकुलर, B देखो आप इन साइड है, देखो ये इन साइड है, और V आपका मान लो यहाँ पर ये है, तो V इस तरीके से है, देखो चार्ज इस तरीके से जा रहा है, B अंदर की तरफ। अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगाओगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा बेटा, FM। इस तरीके से जब आपका कोई भी वेलोसिटी और फोर्स, वेलोसिटी और एस्केलेशन आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं भाई, जिधर फोर्स रहता है उधर ही एस्केलेशन भी होता है ना, तो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या बनती है, सर्कुलर बनती है। तो एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्कुलर पाथ। वो आर, रेडियस क्या होगा, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालने के लिए जब हम करेंगे तो भाई फार्मूला जब लगाएंगे, ये जो FM इक्वल टू क्या होगा, F सेंट्रीपिटल फोर्स के, FM इक्वल टू क्या होता है, QVB। अगर आपका परपेंडिकुलर है साइन थीटा साइन 90 0 हो जाएगा। FC क्या होता है, MV स्क्वायर अपॉन R। तो जब इसको R निकालोगे तो MVQV आ जाएगा, क्या हो जाएगा, MVQV, ये आएगा। बात समझ में आई। अब देखो, एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। पूरा चक्कर लगाने में टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस आपका क्या है, टोटल सरकमफ्रेंस मतलब 2πr, और वेलोसिटी V है। V आपने इस फार्मूले से निकाल सकते हो, V इक्वल टू क्या होता है, आप ये निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो जब वैल्यू रखोगे V का तो आपका फाइनल टाइम पीरियड ये आ जाएगा। टाइम पीरियड का उल्टा कर दोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ MV स्क्वायर। तो इस तरीके से MV स्क्वायर, इसको मोमेंटम के फॉर्म में MV का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2m की, मतलब ये 2 है वो तो नंबर है, m आपका मास है, वो जो आपका चार्ज है ना उसका मास है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मास ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो सकता है, मास ऑफ और अदर कोई भी चार्ज हो सकता है। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से हम अगर वैल्यू रखेंगे R की तो P/QV होगा, P की वैल्यू रखेंगे ये होगा। तो R आप कुछ भी दिया है, मतलब अगर आपको MVQV दिया है तो आप ऊपर वाले से निकाल सकते हैं। अगर MVQV नहीं दिया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिया है तो आप इसके हेल्प से निकाल लें। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया, पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, QV, W इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है। आप वर्क एनर्जी थ्योरम से आप जानते हो, तो आपका यहाँ वर्क डन इक्वल टू है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो के हो गया QV के बराबर। अगर हम सिर्फ वैल्यू लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि आपका काइनेटिक एनर्जी वगैरह क्या होता है, वेक्टर नहीं होता है, वो क्या होता है, वो उसमें डायरेक्शन नहीं ली जाती है, ठीक है। तो MVQV आपने लिख दिया, उसके बाद आपका आ गया फाइनल आंसर, R इक्वल टू दिस मच। पोटेंशियल एनर्जी, ये V क्या है, पोटेंशियल है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के टर्म में आपको इस तरीके से आ जाएगा। काइनेटिक टर्म में ऊपर है, मोमेंटम के टर्म में भी दिया गया है, और MVQV के टर्म में भी दिया है। अब टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो जो तुम्हारा वो बनेगा, एक जो भी आपका अंदर आर्क बनेगा, चाहे ऐसे इंटर करे और ऐसे बाहर आ जाए, चाहे इस तरीके से बाहर आ जाए, ठीक है, ऐसे इंटर करे, तो आपको मतलब वो बताना पड़ेगा कितना टाइम लगाएगा उसमें, वो मतलब कितने टाइम तक वो वहाँ पर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसके बाहर बाद वो थीटा पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे।
तो आप ये जानते हो कि 2 पाई एंगल मतलब एक पूरा सर्कल बनाने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है इतना लगता है। तो एक एंगल पूरा करने के लिए टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई से हम डिवाइड कर देंगे, m/q आ जाएगा। मान लीजिए हमारा ये जो आने वाला जो एंगल है, मान लो इधर से आया और ये इधर से गया था, इधर से इस तरीके से गया था, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो 2 थीटा हो गया। और आपका टोटल एंगल ये कितना घुमा भाई, ये अगर ये इतना होता तो ये 2 पाई होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ थीटा जुड़ा, यहाँ थीटा जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई 2 थीटा। ये तो इसके केस में, ये माइनस में है तो ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस है, ये वाला ये केस है। रुको 1 मिनट इसको बता देना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, 1 मिनट कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, देखो इसको मैं बता दूं, इसमें इस तरीके से जा रहा है, ए थोड़ा सा लंबा है, ओके, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। तो आपका टोटल ये अगर ये पूरा घूमता, यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमता, यहाँ से यहाँ तक आता, ये पूरा घूमता तो यहाँ से यहाँ तक आता तो पाई होता, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया भाई, यहीं पर छूट गया और यहाँ पर पाई है, तो ये 2 पाई घट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना एंगल घूमने के लिए आपका टाइम इतना लगेगा, यही आपका टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग ट्रैजेक्टरी। अब आ जाओ साइन, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस एंड टाइम स्पेंड इन द मैग्नेटिक फील्ड। एंगल ऑफ इमरजेंस आप साइन थीटा निकाल सकते हो, d/r है। और यहाँ पर देखो हेलिकल पाथ कब मिलता है, हेलिकल पाथ जब मिलेगा जब आपका एस्केलेशन भी होगा, मतलब आपका ये जो 90 डिग्री ना हो, थीटा 90 डिग्री ना हो। अगर थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, V और B के बीच में, V एंड B हैज़ एंगल, कोई भी एंगल थीटा है तो उसके बीच में आपका दो ये जो वेलोसिटी है ना, इसके दो वो होंगे, एक आएगा पैरेलल, एक होगा परपेंडिकुलर। तो पैरेलल वाला क्या करेगा, उस चार्ज को इस तरीके से खींचेगा और ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा, तो इस तरीके से आगे आगे ऐसे कॉइल बनता जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने बनाया तो इस तरीके से इसकी ट्रैजेक्टरी इस तरीके से हो जाएगी हेलिकल टाइप। अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो क्या करेगा, मैंने बताया था कि एस्केलेट करेगा, तो ये सेम नहीं बनेगा, पिच सेम नहीं बनेगा, थोड़ा सा बढ़ता हुआ पिच बनेगा, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया है और ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।